नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे चैनल हिंदी विद दीप्ति मेहता में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि हम कक्षा 9 के पाठों को पढ़ रहे थे, गद्य खंड के अंतर्गत हमने सबसे पहला पाठ पढ़ लिया था दो बेलों की कथा। 2 वीडियो में पूरा हो चुका था वो। आज हमारा दूसरा पाठ है राहुल सांस्कृत्यायन का लहसा की ओर। यह पाठ यात्रा वृत्तांत है जिसको अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम राहुल जी का है ना, सबसे पहले हम राहुल जी का जीवन परिचय को देख लेते हैं कि राहुल जी का जीवन परिचय क्या है। ये है राहुल जी। देखिए, राहुल सांस्कृत्यायन का जीवन परिचय। राहुल सांस्कृत्यायन का जन्म 1893 में उनके ननिहाल गांव पंदहा, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ। उनका पैतृक गांव कनेला था। उनका मूल नाम केदार पांडे था। आपको यही याद रखना है कि राहुल सांस्कृत्यायन का मूल नाम केदार पांडे था। उनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई। सबसे पहले इनका जन्म आपको याद रखना है, उसके पश्चात उनका मूल नाम केदार पांडे आपको याद रखना है। सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण किया। ये लाइन आपको ध्यान रखनी है। अधिकतर राहुल सांस्कृत्यायन से क्वेश्चन बनता है तो बौद्ध धर्म कि बौद्ध धर्म कौन कौन से कवियों ने ग्रहण किया या बौद्ध धर्म किसने ग्रहण किया। 3 कवि अन्य नाम देंगे, एक राहुल जी का नाम देंगे। ये क्वेश्चन बन भी चुका है और आगे बनने की पूरी संभावना भी बनती है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण किया था और तब से उनका नाम राहुल सांस्कृत्यायन हो गया। पहले उनका नाम केदार पांडेय था। राहुल जी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के जानकार थे। यानी अनेक भाषाओं के जानकार थे राहुल जी, इसलिए उन्हें महापंडित कहा जाता था। सन 1963 में उनका देहांत हो गया। तो 1893 और 1963, 7 साल ये तो 70 साल ये जीवित रहे। आगे देखते हैं। राहुल सांस्कृत्यायन ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रा वृत्त, जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में साहित्य सृजन किया। इतना ही नहीं, उन्होंने अनेक ग्रंथों का हिंदी अनुवाद भी किया। मेरी जीवन यात्रा इनकी 6 भागों में है। दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा, ये अधिकतर एक तो आपको मेरी जीवन यात्रा याद रखना है साहित्यिक हिसाब से भी, और वोल्गा से गंगा भी आपको याद रखना है। भागो नहीं, दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी और घुमक्कड़ शास्त्र इनकी प्रमुख कृतियां है। साहित्य के अलावा दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास, विज्ञान आदि विभिन्न विषय पर राहुल जी द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या लगभग 150 है। 150 में ज्यादा इम्पोर्टेंट आपने को ये 2-3 ध्यान रखनी है और सबसे ज्यादा इनका ध्यान रखना है कि इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। इनका मूल नाम केदार पांडे। राहुल जी ने बहुत सी लुप्त प्राय सामग्री का उद्धार कर अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया है। यात्रा वृत्त लेखन में राहुल जी का स्थान अन्यतम है। यानी अधिकतर उनके यात्रा वृत्त लेखन है या यात्रा वृत्त है, वो बहुत ही प्रसिद्ध यात्रा वृत्त है, इसलिए इनको उसमें प्रसिद्धि ज्यादा मिली थी। उन्होंने घुमक्कड़ी का शास्त्र रचा और उससे होने वाले लाभों का विस्तार से वर्णन करते हुए मंजिल के स्थान पर यात्रा को ही घुमक्कड़ का उद्देश्य बताया। ये विभिन्न देशों की यात्रा किया करते थे। घुमक्कड़ी जीवन इन्होंने जिया और इसलिए उन्होंने यात्रा वृत्तांत लिखे हैं। घुमक्कड़ी से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन एवं अज्ञात स्थानों की जानकारी के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। राहुल जी ने विभिन्न स्थानों के भौगोलिक वर्णन के अतिरिक्त वहां के जनजीवन की सुंदर झांकी प्रस्तुत की है। यानी वो जहाँ जहाँ पर यात्रा करते थे वहां का आकर पूरा वृत्तांत वह लेखनी में आबद्ध कर देते थे और उसको यात्रा वृत्तांत को मनोरंजन पूर्ण बना देते थे। उसमें लिखते क्या थे, तो वहां की भौगोलिक, सांस्कृतिक आदि बातों के बारे में वह लिखते थे। चलो स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले हमारे पाठ का परिचय देख लेते हैं कि हमारे पाठ में किस बात को बताया गया है। संकलित अंश राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है। संकलित अंश किससे लिया गया है कि राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से।
दूसरा क्वेश्चन बनता है ल्हासा की ओर पाठ कौन सी विधा से संबंधित है, तो आपको क्या लिखना है, यात्रा वृत्तांत है। प्रश्न पूछा जा चुका है जो उन्होंने सन 1929-30 में नेपाल के रास्ते से की थी। इस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने ये यात्रा एक भीख मंगे के छद्म वेश में की थी। एक ये लाइन आपको याद रखनी है कि राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा है ना, कौन से वेश में उन्होंने की थी, तो एक भीख मंगे के छद्म वेश में उन्होंने की थी। इसमें तिब्बत की राजधानी ल्हासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन उन्होंने बहुत ही रोचक शैली में किया है। यानी तिब्बत की राजधानी क्या थी, ल्हासा। तो तिब्बत से ल्हासा की ओर जाने के बीच में जो दुर्गम रास्ते पड़ते थे, है ना, उसका उन्होंने यहाँ पर वर्णन पूरा किया है। इस यात्रा वृत्तांत में हमें उस समय के तिब्बती समाज के बारे में भी जानकारी मिलती है। यानी कुल मिला के राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा का वर्णन यहाँ पर किया गया है। तिब्बत से तिब्बत की राजधानी ल्हासा की ओर जाने का पूरा यात्रा का वृत्तांत इन्होंने यहाँ पर लिखा है। उन्होंने ये यात्रा कैसे की है, तो भीख मंगे छद्म वेश में उन्होंने ये यात्रा की है। महत्वपूर्ण बातें हैं, मैं बीच में आपको बताती जाऊंगी और आपको उन्हीं को याद रखना है। अब हमारा पाठ है ल्हासा की ओर, कौन सी विधा का है, तो यात्रा वृत्तांत। यात्रा वृत्तांत का ध्यान में रखना है, पाठ के नाम के साथ उसकी विधा जरूर पूछी जाती है एग्जाम में। यह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फरी कलिंगपोंग का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीजें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। यह व्यापारी की नहीं, सैनिक रास्ता भी था, इसलिए जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए हैं। यानी वहां पर जाने के बीच में जगह जगह पर फौजी किले बने हुए हैं, जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। आजकल वह बहुत से फौजी मकान घिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहां किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, बसेरा मतलब रहने का स्थान, वहां घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी किला था। हम वहां चाय पीने के लिए ठहरे, यानी उस किले के पास वह चाय पीने ठहरे थे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफें भी है और कुछ आराम की बातें भी है। यानी तकलीफ है, साथ में वहां पर आराम भी है। वहां जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं है और न औरतें पर्दा ही करती है। बहुत ही निम्न श्रेणी के भीख मंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते। यानी निम्न श्रेणी के भीख मंगे लोग होते हैं, उनको लोग घरों में नहीं घुसने देते थे क्योंकि चोरी के डर से। नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते थे, यानी आप किसी के भी घर के भीतर जा सकते थे, सिर्फ भीख मंगे लोगों को घर के भीतर जाने की अनुमति नहीं थी। चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हो, तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं, वह आपके लिए उसे पका देगी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए, वह चाय चोड़ी में कूट कर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन में रख के आपको दे देगी। यानी कुछ भी सामान आपको तो आप दे दोगे तो वह बनाकर आपको वापस घर वाले दे देंगे। यहाँ कवि ने ये बताया है कि वहां पर ऐसा कोई परहेज नहीं था, सब लोग अपना काम कर देते थे। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है तो आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर चोड़ी में चाय मथ कर ला सकते थे। चाय मथ कर ला सकते थे। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की जरूरत होती थी। यानी वहां पे चाय पे मक्खन डाला जाता था और नमक भी डाला जाता था। कोई अलग से चाय बनती होगी और फिर मिट्टी के बर्तन में उस चाय को वह दे देते थे। परित्यक्त चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। हमने वह दोनों चीटे उसे दे दी। शायद उसी दिन वह थोंगला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। थोंगला तिब्बती सीमा का एक स्थान है ना। थोंगला यहाँ आप देखोगे तो तिब्बती सीमा का एक स्थान है जिसको थोंगला कहते हैं। आखिरी गांव में पहुंच गए। यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे और भीख मांग के रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली।
5 साल बाद वह इसी रास्ते लौटे थे और भिखमंगे नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे। किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी और हम गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर ही निर्भर है, खासकर शाम के वक्त छंग पीकर बहुत कम होश हवास को दुरुस्त रखते हैं। ये एक नशा है। जब हमें सबसे विकट डांडा थोंगला पार करना था, डांडा मतलब ऊंची जमीन और थोंगला मैंने आपको बताया तिब्बती सीमा का एक स्थान है जो बहुत ऊंचा है। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है क्योंकि ऊंचाई पर है। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोने के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता था। ऐसा दुर्गम रास्ता था कि कहीं पर भी कोई गांव, कोई आदमी दिखाई नहीं पड़ता था। सिर्फ नदियां, मोड़ और पहाड़ी वहां पर दिखाई देते थे। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है। डाकू यहाँ पर छिपा करते थे। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सजा भी मिल सकती है, लेकिन इन निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता था। यहाँ कोई मार कर भी फेंक देता था, किसको पता चलता, किसी को पता भी नहीं चलता था और कोई परवाह भी इसकी नहीं करता था। सरकार, खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती और वहाँ गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता। डकैत पहले आदमी को मार डालते, उसके बाद देखते कि कुछ पैसा है कि नहीं। हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। डाकू यदि जान से न मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले साल थोंगला के पास खून हो गया। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भीख मंगे थे और जहाँ कहीं वैसी सूरत देखते, टोपी उतार, जीप निकाल, कुची कुची यानी दया दया, कुची कुची मतलब दया दया, एक पैसा कहते भीख मांगने लगते। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लादकर कैसे चलते और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। मैंने सुमति से कहा, यहाँ के लंगकोर तक के लिए 2 घोड़े। सुमति कौन था अगर आपको मैं बता दूं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इस बार बार सुमति नाम आएगा तो लेखक को यात्रा के दौरान मिला मंगोल भिक्षु था जिसका नाम लोब्जंग शेख था। ऐसे ओरिजिनल में लोब्जंग शेख था इसका नाम, सुमति का नाम। इसका अर्थ होता है सुमति प्रज्ञ, इसलिए लेखक इसको क्या कहते थे, सुविधा के लिए सुमति नाम से पुकारा करते थे। अगर आपके क्वेश्चन आ जाए कि सुमति कौन था तो मंगोल भिक्षुक था जो लेखक के साथ यात्रा करते वक्त उसके साथ में था और उनका नाम था, ओरिजिनल नाम लोब्जंग शेख था। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। बार बार सुमति नाम आएगा आप भी कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैंने आपको बता दिए। आगे देखो, दूसरे दिन हम कहाँ थे अपन, हमें दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर, हाँ कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़े चलेंगे। दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। डांडे से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुंचे। हम समुद्र तल से 17-18 फीट ऊंचे खड़े थे। कितने फीट थे? 17-18 फीट। हमारी दक्षिण तरफ मतलब दक्षिण पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। सफेद शिखर पहाड़ जो बीच में आ रहे थे वो चले गए थे। भिटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे। भिटे यानी टीले के आकार सा ऊंचा स्थान जिसको भिटे कहते हैं, ये ध्यान रखना। शब्दार्थ अंतिम में भी मैं बता दूंगी पर फिर भी आप ध्यान रखना। भिटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे, न वहाँ बर्फ की सफेदी थी न किसी तरह की हरियाली। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियां दिखाई पड़ती थी। कौन से तरफ? उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ होती थी। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था। बार बार में डांडे शब्द नहीं आएगा तो अर्थ नहीं बताऊंगी, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया है। जो पत्थरों के ढेर, जानवरों की सींगों और रंग बिरंगे कपड़े की झाड़ियों से सजाया गया था। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। शायद 2-1 और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है और उसे मारना नहीं चाहता था। और धीरे धीरे वह बहुत पिछड़ गया और मैं दोनविक वस्तों की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। दोनविक वस्तों का स्पेनिश उपन्यासकार सार्वतेज के उपन्यास डॉन
क्विक्सोट का नायक जो घोड़े पर चलता था उसका नाम है ये। कहाँ का? सार्वेतेज के उपन्यास का है ना, स्पेनिश उपन्यासकार। जानना ही पड़ता था घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। जब मैं जोर देने लगता तो वह और सुस्त पड़ जाता। एक जगह दो रास्ते फूट रहे थे। मैं बाएं का रास्ता ले मील 1.5 मील चला गया आगे। एक घर में पूछने से पता लगा कि लंगकोर का रास्ता दाहिने वाला था। फिर लौट कर उसी को पकड़ा। 4-5 बजे के करीब में गांव से मील भर पर था तो सुमति इंतजार करते हुए मिले। मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है और अब तो वह पूरे गुस्से में थे। उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे फू डाले, 3-3 बार चाय को गर्म किया। मैंने बहुत गर्मी से जवाब दिया। किसने कहा ये? मंगोल कौन थे? उनके मित्र सुमति। उन्होंने कहा कि मैंने 2 टोकरी कंडे फूट डाले और 3 बार चाय गर्म करके पी ली। तो लेखक जो थे हमारे राहुल जी, उन्होंने बहुत नरमी से जवाब दिया कि लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र, देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है? मैं तो रास्ते तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। खैर, सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी जल्दी वो ठंडा भी हो जाता था। लॉन्गकोर में वो अच्छी तरह जगह पर ठहरे थे। यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे। पहले चाय सत्तू खाया गया। रात को गरमा गरम थुक्पा मिला। ये थुक्पा क्या है? तो सत्तू या चावल के साथ मूली, हड्डी और मांस के साथ पतली लेई की तरह पकाया गया खाद्य पदार्थ है ना। सत्तू या चावल के साथ मूली, हड्डी और मांस के साथ पतली लेई की तरह पकाया गया खाद्य पदार्थ होता है थुक्पा। शब्द को इसको जरूर ध्यान रखिएगा। जब हम तिंगरी के विशाल मैदान में थे, है ना, जब हम तिंगरी के विशाल मैदान में थे, ये स्थान का नाम है, जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती है, उसी पहाड़ी का नाम है तिंगरी समाधि गिरी। पहाड़ी का नाम था ये, है ना। आसपास के गांव में भी सुमति के कितने ही यजमान थे। कपड़े की पतली पतली चीरी बत्तियों के गंडे खत्म नहीं हो सकते थे। यहाँ चीरी का अर्थ है फाड़ी हुई, चीरना, फाड़ देना अपन कहते हैं ना। बत्तियों के गंडे खत्म नहीं, गंडा मतलब मंत्र पढ़कर घाट लगाया हुआ धागा, उसको गंडा कहते। खत्म नहीं हो सकते थे क्योंकि बोध गया से लाए हुए कपड़े के खत्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोध गया का गंडा बना लेते थे। गंडा मतलब वो वही धागा। पर अपने यजमान के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा यह तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांवों में मत जाओ। इसके लिए मैं तुम्हें लासा पहुंचकर रुपए दे दूंगा। सुमति ने स्वीकार किया। दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की लेकिन कोई न मिला। भरिया मतलब भारवाहक। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था, लेकिन अब 10-11 बजे की तेज धूप में चलना पड़ा था। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है। यदि भी थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर को ढाक ले तो गर्मी खत्म हो जाती है। आप 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चल रहे हैं। लाट धूप से जल रहा है और पीछे का कंधा बर्फ हो रहा है। फिर हमने पीठ पर अपनी चीजें लादी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। यद्यपि सुमति के परिचित तिंगरी में भी थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे, इसलिए आदमी से मिलने का बहाना कर शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। तिब्बत की जमीन बहुत अधिक छोटे छोटे जागीरदारों में बटी है। इन जागीरों का बहुत ज्यादा हिस्सा मठों यानी विहार के हाथ में है। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी कराता है। इसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता है और जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु नमसे बड़े भद्र पुरुष थे। कौन था? शेखर कौन था? सुमति का दोस्त। उसकी खेती के मुखिया भिक्षु जिनका नाम था नमसे, जो नमसे थे वह बड़े ही भद्र पुरुष थे। बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। यहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजूर यानी बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियां रखी हुई थी। मेरा आसन भी वही लगा। वह बड़े मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं रही होगी। सुमति ने फिर से आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। मैं अब पुस्तकों के भीतर था, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन वह गए। मैंने समझा था 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए। तिंगरी गांव
वहाँ से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। यहाँ पर ये पाठ आपका समाप्त होता है। यहाँ पर कुछ नहीं था, सिर्फ यात्रा वृत्तांत था कि कवि ने किसके साथ यात्रा की, कैसे यात्रा की और रास्ते में क्या क्या उन्होंने देखा, किन किन से उन्होंने मिला, किन किन से वह मिले, है ना, और क्या क्या उनके साथ हुआ, ये सारा उन्होंने यात्रा वृत्तांत के अंदर लिखा है। आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये ल्हासा की ओर में कवि ने किसकी यात्रा की है? तिब्बत की यात्रा की है। तिब्बत की राजधानी कौन सी थी? ल्हासा थी। ल्हासा कवि जाने के बीच में मार्ग में क्या थे? तो दुर्गम रास्ते थे, है ना। ये कौन सी विधा का पाठ है? तो यात्रा वृत्तांत का पाठ है। राहुल जी ने किसकी शिक्षा, कौन से धर्म को ग्रहण किया था? तो बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। कहाँ जाकर ग्रहण किया था? तो श्रीलंका से ग्रहण किया था, है ना। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है और कुछ मीनिंग्स है वो आपको ध्यान रखने हैं। इससे बाहर इसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता है। आज का इसमें से क्वेश्चन बना है तो एक तो राहुल संस्कृत्य, जिनका नाम राहुल संस्कृत्य कब पड़ा? तो श्रीलंका जाके जब उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। उसका पहले उसका क्या नाम, उनका क्या नाम था? केदार पांडे नाम था उनका। बस ये जो मैंने अभी 4-5-6 आपको क्वेश्चन बताए, उन्हीं क्वेश्चनों में से प्रश्न आज तक पूछे गए हैं। इसके सिवा कहीं पर भी से प्रश्न पूछे नहीं गए हैं। फिर भी पाठ को अपने लिए पढ़ना जरूरी है, पढ़ लीजिएगा, हो सकता है इस बार इसमें से प्रश्न आ जाए। सुमति कौन था? तो मंगोल भिक्षु था जो कवि को रास्ते में मिला था और उनका मित्र बन गया था। ये आपको ध्यान रखना है। उसके पश्चात हमें ध्यान रखना है ये शब्द संपदा। इसमें से हो सकता है किसी शब्द को लेकर आपको प्रश्न पूछा जाए। डांडा ऊंची जमीन, थोंगला तिब्बती सीमा का एक स्थान, भीटे टीले के आकार का सा ऊंचा स्थान, कंडे, कंडे मतलब होता है गाय भैंस के गोबर से बने उपले जो ईंधन में काम आते हैं। सत्तू भुने हुए अन्न, जो चना का आटा अपन भी खाते। सत्तू, थुक्पा, सत्तू या चावल के साथ मूली, हड्डी और मांस के साथ पतली ले की तरह पकाया गया खाद्य पदार्थ को थुक्पा कहते हैं। गंडा, मंत्र पढ़कर गांठ लगाया हुआ धागा या कपड़ा। चीरी, फाड़ी हुई भरिया भारवाहक। सुमति, लेखक के को यात्रा के दौरान मिला मंगोल भिक्षु, है ना, जिनका नाम क्या था? लोबजंग शेख था और इसका अर्थ है सुमति प्रज्ञ। प्रज्ञ मतलब बुद्धि होता है, अच्छी बुद्धि होता है इसका अर्थ। अतः सुविधा के लिए लेखक ने उसे सुमति नाम से पुकारा है। दोनों चीटे जैनम गांव के पास पुल से नदी पार करने के लिए जोंगपोन यानी मजिस्ट्रेट के हाथ की लिखी लमयिक यानी राहदारी जो लेखक ने अपने मंगोल दोस्तों के माध्यम से प्राप्त की थी, उसको दोनों चीटे, यानी अपन कहीं विदेश जाते हैं तो सबसे पहले वीजा लेते हैं, एक तरह की ये वीजा थी। डोक्विक वस्तो यानी स्पेनिश उपन्यासकार सार्वतेज 17वीं शताब्दी के उपन्यास डॉन क्विक्जोट का नायक जो घोड़े पर चलता था। यहाँ पर आपका ये पाठ समाप्त होता है। मैंने बताया उससे बाहर शायद क्वेश्चन आना बहुत ही मुश्किल है। उन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे, आपको मन रूप से उन्हीं को ध्यान में रखना है। पाठ की विधा बहुत सी बार पूछी गई है। बौद्ध धर्म वाला क्वेश्चन, उनका ओरिजिनल नाम, ये सारे क्वेश्चन बहुत सी बार पूछे गए हैं, उनको आप जरूर ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप जरूर कमेंट करके पूछ सकते हैं। कुछ जो भी अगर आप मुझसे कुछ और भी चाहते हैं पढ़ना तो भी आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। आपको मेरा पढ़ाना पसंद आए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।